शोषक लोग थे, उनके सामने अगर शोषित व्यक्ति ऐसे करके उसकी तरफ देख ले, ऐसे करके, ऐसे उसकी नजर ऐसे होनी चाहिए, यहां से 2 मीटर तक धरती पर ही देखना चाहिए, बस ऐसे ही चलना चाहिए। अगर उसने ऐसे देख लिया तो उसको हाथी के पैर के नीचे कुचलवा दिया जाए। अगर उसने ऐसे कह करके कहीं बात कर ली, शोषक लोगों से बात कर ली, तो 10 अंगुल की लोहे की सलाख, 10 अंगुल की लोहे की सलाख इतनी मोटी गरम करके, किसमें गरम करके, जैसे लोहा गरम करते हैं नहीं तो लाल हो जाता है ना, ऐसे जब लाल हो जाए तो उसके मुंह में घुसेड़ दिया जाए। क्या वो जिंदा रहेगा? क्या ऐसे देख लेगा? उसने धोखे से देख लिया किसी बच्चे ने, तो जिंदा रहेगा क्या? जिसकी जीभ काट ली गई जिंदा रहेगा क्या? जिसके कान में पिघला करके शीशा भर दिया जाएगा जिंदा रहेगा क्या? गंदा पानी जब जानवर पीते थे जिस तालाब में, वो पानी पीना पड़ता, जिंदा रहेगा क्या? मैं कहना चाहता हूं पहली बहस में यही हुआ था। बाबा साहेब अम्बेडकर कहते हैं पहला अधिकार जिंदा रहने का होना चाहिए संविधान में। और जिन लोगों को हजारों सालों से जिंदा रहने का अधिकार नहीं था, उनको पहली बार जिंदा रहने का अधिकार मिला। आज हम अपनी मर्जी से जी सकते हैं। आज हमको कोई मारेगा तो 302 लगेगी। आज हम लोग कहीं भी जाएंगे, कहीं भी घूम सकते हैं, जा सकते हैं, जिंदा रहने का अधिकार है। तो जिस दिन संविधान खत्म होगा उस दिन हमारा सबसे पहला अधिकार छिन जाएगा जिंदा रहने का। जिस दिन संविधान, जिस दिन भी खत्म हो गया, राष्ट्रपति ने अधिसूचना जारी कर दी, शाम की टाइम हम अपने घर में बैठे हैं और संविधान खत्म हो गया है, तो जिस समय आपने घोषणा सुनी है समझिए कि हम मारे गए। वो अलग बात है कि मारने वाला हम तक आने में टाइम ले रहा है, उतने टाइम तक जिंदा रह सकते हैं, बाकी जिंदा रहने का अधिकार हमारा चला जाएगा। तो मुझे बताइए आदमी अपने जिंदा रहने के लिए क्या क्या नहीं करता है। अगर आज किसी को कोई बीमारी हो जाती है, कोई बुखार आ जाए या कोई ऐसी बीमारी हो जाए, तो कहता है नहीं हम एम्स में जाएंगे, यहाँ एम्स में नहीं, दिल्ली जाएंगे, दिल्ली नहीं विदेश जाएंगे, कहता है कि नहीं? जिंदा रहने के लिए पैसा खर्च करता है, पूरा परिवार जाता है, पूरे हॉस्पिटल में जाता है। जिस हॉस्पिटल में जानवर भी नहीं बैठ सकते हैं बदबू के मारे, वहां सोता है। उसमें जिंदा रहने की ललक है, लेकिन उसको ये मालूम नहीं है कि संविधान खत्म होते ही तेरी लिए ललक खत्म हो जाएगी। उसे ये ज्ञान नहीं है अभी, उसे ये अभी मालूम ही नहीं है कि जिस दिन संविधान खत्म हो जाएगा, कोई भी इस देश में 140 करोड़ लोगों में से 134 करोड़ लोग मारे जाएंगे। सभी के सभी जिंदा रहने का अधिकार ये बाबा साहेब अम्बेडकर ने संविधान में दिया है। अधिकारों की बात तो हम बाद में करेंगे जब जिंदा रहेंगे। कलेक्टर एसपी बनने की बात तो हम जो बाद में करेंगे जब जिंदा रहेंगे। बड़े बड़े अच्छे मकान बनाने की लालसा हम तब करेंगे तब जिंदा रहेंगे। जब संविधान खत्म होते ही जिंदा ही नहीं रहेंगे तो बताइए हम करेंगे क्या? क्या होगा? तो ये लालसा इसमें कन्वर्ट करें कि जिंदा रहने के लिए हम कितने हॉस्पिटल जाते हैं, घर बार छोड़ देते हैं, काम बंद कर देते हैं, जिंदा रहने के लिए कुछ भी करते हैं, तो फिर जिंदा रहने के लिए संविधान क्यों नहीं बचाते? जिंदा रहने के लिए संविधान बचाना चाहिए कि नहीं बचाना चाहिए? आप ये सोच रहे होंगे कि ये तकलीफ अकेली फूल सिंह बरैया को होगी, अकेली हमारे गजबिया साहब को होगी, बोरसे जी को होगी, मेजर साहब को होगी, अकेले डॉक्टर साहब को होगी, मोरे जी को भी। ऐसा नहीं है। जिंदा रहने का सभी की लालसा है और जिंदा रहने के लिए हमें घरों से निकलना चाहिए। जब भी ऐसी बात आती है कि बाबा साहेब अम्बेडकर का नाम लेकर के कभी कार्यक्रम होता है और संविधान बचाने की जब भी चर्चा होती है, तो हम बाबा साहेब अम्बेडकर के नाम से, संविधान के नाम से हम सारे अपने काम बंद करके सबसे पहले वहां जाना चाहिए, तभी जिंदा रह सकते, अन्य जिंदा नहीं रह पाएंगे। और मैं आपसे कहना चाहूंगा यही बात नहीं है, उनकी पूरी तैयारी हो चुकी है, उनकी पूरी तैयारी है, उन्हें मालूम है उनके पास वोट नहीं है। अब बताइए पिछड़ा वर्ग की बाबा साहब पास आ रहा है 48 करोड़ और 42 करोड़ SC ST माइनॉरिटी है, ये सब आ ही रहे।
तो बताइए हम कहां से हार रहे हैं, कहां से संविधान नहीं बचा पा रहे हैं? बस मानसिक गुलामी हमारे दिमाग में जो भरी हुई है कि ये काम हम कर नहीं पाएंगे, ये काम हम कर नहीं पाएंगे, हमारे पास पैसा नहीं है, हम वोट नहीं डाल पाएंगे। मुझे बताओ, घर से बाहर निकलने में, वोट डालने में कहां पैसे की जरूरत पड़ रही है? हम जहां वोट डालना चाहते हैं वहां डालेंगे, कहां तकलीफ आ रही है? लेकिन ये मानसिकता हमारी बनी हुई है, मानसिक गुलामी हमें है, मानसिकता हमारी बिगड़ गई है। अब हम इस संविधान को बचाने के लिए क्या करें? तब हम लोगों ने फैसला किया था, मैं आपको बताना चाहता हूं, हम लोगों ने फैसला किया था कि अब देखा ये जाए कि इस देश में, मैं आपसे सवाल पूछना चाहता हूं, अगर आज बाबा साहेब अम्बेडकर जिंदा होते तो बताइए संविधान बचाने की बात करते कि नहीं करते? क्या ये कह देते कि नहीं खत्म हो जाने तो कोई बात? आज अगर बाबा साहेब अम्बेडकर जिंदा होते तो संविधान बचाने के लिए सबसे पहली सभा करते और सबसे पहला काम करते, सबसे पहला आंदोलन करते और संविधान बचाने के लिए आगे बढ़ते, कुछ भी करते, संविधान बचाते। संविधान बचाने का मतलब है 134 करोड़ लोगों का जीवन बचाना। तब हम लोगों ने इसके ऊपर फैसला किया। मैं भी पार्टी चलाता था, मैं बीएसपी में से मायावती जी ने जब षड्यंत्र में फंस करके जब मुझे निकाला तो मैंने कि मैं ऐसा आंदोलन को खड़ा करूंगा, कोशिश की, लेकिन लोगों की मानसिकता नहीं बन पाई, उन्होंने उतना सपोर्ट नहीं कर पाए। तो मैं जो भी वोट काट रहा हूं, आज की तारीख में एक आवाज उठ रही है देश में कि संविधान हाथ में लेकर के कौन कह रहा है कि संविधान बचाएंगे? किसने पार्लियामेंट में कहा कि देश अब गीता से नहीं संविधान से चलेगा? कहा कि नहीं कहा? आपने सुना है? उसका नाम है राहुल गांधी। हमें कोई मतलब नहीं है किसी से, लेकिन क्या कोई बाबा साहेब अम्बेडकर को गाली देगा, हम उसके मित्र बनेंगे क्या? क्या बाबा साहेब अम्बेडकर के यहाँ झाड़ू लगाएगा, पोंछा लगाएगा और बाबा साहब को नमन करेगा तो हमारा मित्र बनेगा कि नहीं बनेगा? तो बाबा साहेब अम्बेडकर के संविधान को 134 करोड़ लोगों की जिंदगी बचाने के लिए हाथ में संविधान लेकर के अगर वो व्यक्ति निकला है तो हमें सोचना चाहिए कि नहीं सोचना चाहिए? मैं खुद पार्टी चलाता, कहीं 25,000 वोट काट रहा हूं, कहीं 30,000 काट रहा हूं, कहीं 35,000 काट रहा हूं, कहीं 15,000 काट रहा हूं, कहीं कुछ काट रहा हूं। तो इतने वोट काटने से वो आदमी हार रहा है कि नहीं? तो मैंने इसलिए अपनी पार्टी बंद की कि ये वोट काटूंगा और भी काटेंगे तो वोट हमारा कट जाएगा, बट जाएगा और मुट्ठी भर लोग जीत जाएंगे। तब फिर मैंने बंद किया, मैंने कि ये वोट हम काटेंगे नहीं, तो ऑलरेडी वोट है हमारा पूरा कंप्लीट इंडिया में, वो सब इधर चला जाएगा संविधान बचने के लिए। और हमने ऐसी कोशिश की और मैं आपसे बताना चाहता हूं कि आज बिल्कुल नेक टू नेक पॉइंट बना हुआ है। थोड़ा सा धक्का मार दें, थोड़ा ही धक्का मार दें और थोड़ा धक्का मार दें, 240 पे पूरे देश के लोग संविधान बचाना चाहते हैं, वो 240 पर पहुंच गए हैं और 200 हमें 73 पर जाना है और हम 272 पार कर गए तो हमारा संविधान बचेगा कि नहीं बचेगा? तो थोड़ी सी हमको और ताकत लगानी है 20-25 सीटों की। और मैं आपसे कहूंगा कि संविधान ही हमारी जिंदगी है, संविधान ही हमारी रोटी है, संविधान ही हमारी नौकरी है, संविधान ही हमारे बच्चों का पालन पोषण है, संविधान ही हमारा मकान है, संविधान ही हमारी आंखें है। और संविधान नहीं है तो हम कुछ भी नहीं है, जीरो उसी दिन घोषित हो जाएंगे। इसलिए मैं आपसे कहना चाहूंगा, तमाम लोग इस बात को भी कह रहे हैं आज, जिनके मुंह में कुछ भी आ रहा है वो कहते जा रहे हैं। क्या कह रहे हैं? कि बाबा साहेब अम्बेडकर ने संविधान नहीं लिखा। हालांकि उनको तर्क देते हैं, तर्क भी सुनने को तैयार नहीं है, वो तर्क के आधार पर कभी काम करते भी नहीं है। लेकिन मैं आपसे कहना चाहता हूं, जिसका नाम ले रहा है उसने संविधान लिखा है। मैं आपको 3 बिंदु आपको बताना चाहूंगा। देश की डेमोक्रेसी 3 पिलर पर चलती है: विधायिका, कार्यपालिका, न्यायपालिका। विधायिका कानून बनाती है, कार्यपालिका कानून का पालन कराती है, न्यायपालिका व्याख्या करती है कानून की। 3 है। कानून बनाने वाली संस्था विधायिका। विधायिका का संगठन कैसे बनता है? विधायिका का संगठन बनता है चुने हुए लोगों से।
जो इलेक्शन में जीत करके जाएंगे उनका संगठन ही कानून बनाता है। कार्यपालिका नौकरी है, आईएएस आईपीएस कर लेंगे, कुछ भी करेंगे, बड़े से बड़े अधिकारी बन के आ जाएंगे, राष्ट्रपति से लेकर के चपरासी तक ये कार्यपालिका है। ठीक है। न्यायपालिका है, कानून कैसा बना है उसकी व्याख्या करेंगे। उदाहरण के लिए एक व्याख्या है कानून में 302 की, 302 है तो 302 में क्या व्याख्या है कि 302 कितना सीरियस 302 है, उसमें फांसी की सजा होनी चाहिए। और फांसी की सजा का कानून क्या है? रस्सी से उसका गर्दन लटकाई जाती, यही है नहीं? तो न्यायपालिका उसमें इतना बदलाव नहीं कर सकती कि उसे तो मारना ही है, तो क्यों हम रस्सी से लटकाएं उसको, तो गोली मार दो। नहीं, जो कानून बना है उसी में व्याख्या कर सकती, उसमें कोई जोड़ नहीं सकती। ठीक है। अब मुझे बताइए कि विधायिका है, इसमें जीत करके जाएगा, वही कानून बनाएगा। संविधान किसने बनाया था? विधायिका ने। बाबा साहेब अम्बेडकर जीत करके गए थे कि नहीं? BN राव आईसीएस अधिकारी थे, 1913 में आईसीएस अधिकारी थे। आईसीएस अधिकारी का मतलब है आज का आईएएस अधिकारी। अंग्रेजों के समय में इसको आईसीएस कहते थे, आज इसको आईएएस कहते हैं हम लोग। आईसीएस अधिकारी कार्यपालिका का हिस्सा है कि नहीं? विधायिका का हिस्सा तो नहीं है। कानून कौन बनाता है? विधायिका। विधायिका के लिए चुन करके जाएगा। तो हमसे लोग पूछते हैं तो BN राव ने संविधान लिखा है, तो हमने कि कहां से लड़े थे BN राव, बताओ जरा क्षेत्र, कौन सा रिटर्निंग ऑफिसर था जहां उन्होंने पर्चा फाइल किया था? बताइए प्रमाण पत्र कहां से जीत करके आए थे? जीत करके आए थे तो कौन से संगठन में क्या थे, सरकार में क्या थे? आईएएस आईपीएस कोई भी हो, ये कार्यपालिका का हिस्सा होते हैं, ये विधायिका का हिस्सा, कानून बनाने वाले का हिस्सा नहीं हो सकते हैं। न्यायपालिका का हिस्सा, न्यायपालिका की अलग परीक्षा है, वो उसका हिस्सा होगा। बाबा साहेब अम्बेडकर जीते, कहां से जीते थे संविधान सभा के लिए? जब अपने क्षेत्र में महाराष्ट्र में जगह जगह पर बाबा साहेब अम्बेडकर को अपने लोगों ने उस समय नहीं समझ पाए होंगे, कोई कारण हो गया तो जीत नहीं पाए। बाबा साहेब अम्बेडकर बार बार हार रहे थे और संविधान सभा का चुनाव होने वाला था। संविधान सभा का जैसे ही चुनाव की घोषणा हुई 1946 में जैसे ही घोषणा हुई तो संकट खड़ा हो गया कि बाबा साहेब अम्बेडकर अगर जीत करके संविधान सभा में नहीं गए तो संविधान सभा में नहीं गए तो हमारे अधिकार कौन जुड़वाएगा? आप तो जानते हैं विधानसभा लोकसभा में कैसे लोग जाते हैं, कानून बनाने के लिए नहीं जाते हैं, पीछे बैठ करके उनके देखते हैं कपड़े कैसे पहने हैं, उन्हीं को देखते रहते हैं, वो कानून की बात नहीं करते हैं। तो बाबा साहेब अम्बेडकर अब कहां से जीतेंगे? यहां से पहले हारे, यहां से बाद में हारे, कैसे जीतेंगे? तब पश्चिम बंगाल में जोगीनाथ मंडल साहब ने कहा, उनने कहा कि बाबा साहेब अम्बेडकर आपको लोग यहां जिता नहीं पाएंगे और आप अगर हारते हैं तो फिर संविधान सभा में नहीं जा पाएंगे, और संविधान सभा में अगर आप नहीं गए तो हमारे लिए संविधान कौन लिखेगा, कौन हमारे अधिकार जुड़वाएगा, कौन हमारे अधिकारों की लड़ाई लड़ेगा? तब बाबा साहब ने सोचा योगेंद्र नाथ मंडल साहब कह रहा है, इनकी बात मान लो। और बाबा साहब जाकर के पश्चिम बंगाल में जैसुर खुलना से चुनाव लड़े और चांडाल लोगों ने और मुसलमानों ने बाबा साहब को जिता करके संविधान सभा में भेजा। बाबा साहेब अम्बेडकर को जब संविधान सभा में भेजा था तो मैं इसको कहना चाहता हूं कि बाबा साहेब अम्बेडकर अगर नहीं चुने जाते तो संविधान सभा में जाते क्या, और नहीं जाते तो संविधान लिख पाते क्या? तो फिर BN राव तो चुनाव लड़ाई नहीं है, उसने संविधान कैसे लिख दिया है? ये अपने आप को तो बुद्धिमान कहते हैं ये आरक्षण वाले लोग हैं, ये कम बुद्धि वाले हैं, तो तुम्हारी बुद्धि ज्यादा है। तो ये समझ में क्यों नहीं आ रही है कि जो बिना चुना हुआ आदमी संविधान कैसे लिख देगा, बिना चुना हुआ आदमी कानून कैसे बनाएगा?
तो इसलिए मैं आपके बीच में ये चर्चा इसलिए रख रहा हूं, ये हमारे दिमाग में बात होनी चाहिए कि बिना चुना हुआ आदमी कानून नहीं बनाता है। कानून बिना चुना हुआ आदमी कानून बनाएगा। और सरकारी जो अफसर है, आईएएस आईपीएस होगा, आईआरएस कोई भी हो, वो कार्यपालिका का हिस्सा होगा, बने हुए कानून को पालन करवाएगा और न्यायपालिका में कानून की व्याख्या करेगा और विधायिका में कानून बनाएगा। बाबा साहेब अंबेडकर विधायिका में चुन के पहुंचे, फिर ड्राफ्टिंग कमेटी के चेयरमैन बने और चेयरमैन बन करके उन्होंने कानून बनाया। और संविधान भी मैं बताता हूं कैसा बनाया, मालूम है आपको? संविधान दो तरह का होता है। एक संविधान अगर बाबा साहेब अंबेडकर नहीं बनाते, बाबा साहेब अंबेडकर अधिकार हमको दिलवा देते लेकिन संविधान नहीं लिखते, तो कैसा संविधान लिखा जाता मालूम है? रिलीजियस कॉन्स्टिट्यूशन, धार्मिक संविधान लिखा जाता। और बाबा साहेब अंबेडकर ने लिखा है तो ये वैज्ञानिक संविधान लिखा है, साइंटिफिक संविधान। साइंटिफिक संविधान क्या है? अब मैं भाषण बोल रहा हूं तो लोग मेरे को भी पूछते हैं कभी कभी कि आपका ये पता ही नहीं चलता है कि आप नास्तिक कहें कि आस्तिक कहें। मेरे से खुद पूछते हैं कि आप आस्तिक कहें कि नास्तिक कहें। मैं कहता हूं मैं न नास्तिक हूं न आस्तिक हूं, मैं वास्तविक हूं। और संविधान क्या कहता है? वास्तविक है, साइंटिफिक संविधान है। और इस संविधान से जिन लोगों को सबसे ज्यादा फायदा हुआ है, जिन लोगों को सबसे ज्यादा फायदा हुआ है, वही लोग संविधान को बदलना चाहते हैं। ठीक है, किनको ज्यादा फायदा हुआ है? देश में 565 रियासतें 4750 के बीच में विलय हुई, उसमें 3 रियासत छोड़ दी जाए, हैदराबाद, जूनागढ़ और कश्मीर। तो 565 रियासतों में 562 रियासतें ज्वाइन करा ली थी।